वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अलग चीज़ करने वाले हैं। हम तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते ही हैं, पर 3 जून को आपका एग्ज़ाम है BCOS 185 एंटरप्रेन्योरशिप। हम जो है इग्नू का जो बुक जो है उसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। दैट मीन्स हमने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेड है पिछले 5 सालों का, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पूरा इग्नो का बुक एंटरप्रेन्योरशिप BCOS 185 पूरा होली डिस्कस करेंगे। पर हाँ, उतना डिटेल्ड में नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में करने लग गए तो 3-4 दिन लग जाएंगे, राइट। पर इस तरीके से करेंगे कि हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, राइट। आखिर उसमें पूछ क्या रहे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, वट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ कम, यू हैव टू आंसर इट एट एनी केस, राइट। आपको आंसर करना ही पड़ेगा, भले कुछ तो मार्क्स मिलेगा, राइट। इस वे में आप सोचो और जो भी कंसेप्ट है। बट ये बुक स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन जो हमने रिपीटेड क्वेश्चन कराए थे, एक बार मैं वो दिखा देता हूँ आपको, जिससे आप वो वाला वीडियो भी देख सकें। सो BCOS 185 ये वाला जो है, इसका हमने पिछले 5 सालों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेड आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जो रिपीटेड आए हैं जून 2026 के एग्ज़ाम के लिए, दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम के लिए, वो चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, राइट। जैसे डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, यानी जो है एंटरप्रेन्योरशिप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशन में क्या रोल है। एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का वेरियस मॉडल्स आपको समझाना है, राइट। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट। अगर आपको इस वीडियो का जो हमने ये पेपर डिस्कस किया है, मैं ऐसा करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, राइट, इस वीडियो का, जिससे आप पहले आप ये पूरा बुक रिविज़न देख लेना, फिर उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करने के पर साथ ही आप डायरेक्टली उस वीडियो पे चले जाओगे। ये क्वेश्चन जो है हमने डिटेल्ड वे में ओनली 27 पेजेस में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हमने डिस्कस किया था, जो कि एग्ज़ाम में बार बार लगातार आए हुए हैं, राइट। तो अब आई होप कि आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने बुक की तरफ। सो BCOS 185 एंटरप्रेन्योरशिप अपना इग्नो का ऑफिशियल बुक है ये, राइट। हम इसी बुक से डिस्कस करने वाले हैं हर चैप्टर्स को, राइट। सो सबसे पहला चैप्टर यानी ब्लॉक 1, ये बेसिकली 4 ब्लॉक में ये चैप्टर डिवाइड है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। सबसे पहले हम ब्लॉक 1 कंप्लीट करेंगे। ब्लॉक 1 में है टोटल 4 चैप्टर्स। जो सबसे पहला चैप्टर है वो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का, फिर एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे, फिर एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हम बेसिकली जो भी चैप्टर होगा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से ही शुरू होगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन के बारे में, आखिर वो है क्या, राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो एन इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। गाइस, आप मुझे बताओ, एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या समझते हैं? आपको एंटरप्रेन्योर, जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप का, इसे कई कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, कई कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, राइट। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? गाइस, आपने शार्क टैंक देखा है? एक शार्क टैंक आता है, शार्क टैंक आता है, जो जिसमें जो है ना, बहुत सारे जो कंपनी के जो फाउंडर सब जो है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बड़े बड़े कंपनी के ओनर रहते हैं उनके पास आते हैं, वो अपना पिच देते हैं। अगर शार्क को, यानी जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, अगर उन्हें पिच बढ़िया लगता है और उनका बिजनेस मॉडल बढ़िया लगता है, तो वो जो है ना, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, ज़्यादा भी और कम भी, और उसके बदले वो क्या लेते हैं? इक्विटी, राइट, कंपनी का हिस्सा। जो भी वो फाउंडर, वो सब जो अपना बिजनेस चलाते हैं, दे आर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, दे आर एंटरप्रेन्योर। वो सब एंटरप्रेन्योर है, यानी जो भी बंदा अपना व्यवसाय चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, दे आर एंटरप्रेन्योर, राइट। आई होप गाइस आपको एंटरप्रेन्योर का मतलब समझ में आ गया होगा। सो सबसे पहले बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वर्ड हैज़ कॉट द इमेजिनेशन ऑफ जनरेशन हु हैज़ थ्राइव्ड ऑन फेबल्स ऑन हाउ विजनरीज लाइक थॉमस अल्वा एडिसन, हेनरी फोर्ड, वॉल्ट डिज्नी, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जमशेदजी टाटा, और बहुत सारे लोग जो थे, ये एंटरप्रेन्योर सब चीज़ जो है ना, अलग अलग तरीके से कैटेगराइज थे। जनरेशन हु हैव थ्राइव्ड, फेबल्स ऑफ हाउ विजनरीज लाइक थॉमस, राइट। सो ये तो इंट्रोडक्शन है अपना
इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया, हु इज़ एंटरप्रेन्योर, राइट। सो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट और डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। सो he considered an entrepreneurship to be risk taker who purposefully allocates resources and takes an active role in pursuing opportunities to maximize the profits. So बेसिकली जो रिस्क टेकर है एंटरप्रेन्योर का जो है ना गाइज, मैं एक बात बताऊँ, एंटरप्रेन्योर जो है ना उनका एक फिक्स सैलरी नहीं होता, राइट। स्टार्टिंग में हाँ, बट बाद में वो अपना फिक्स सैलरी कर लेते हैं कि मंथली वो इतना विड्रॉन करेंगे। बट टू द स्टार्टिंग दे एंटरप्रेन्योर के पास खाली एक ही चीज़ होता है, दो चीज़ होता है, एक तो रिस्क लेना, एक प्रॉफिट अर्न करना, दूसरा लॉस बियर करना। ये तीन चीज़ ही हो सकता है, राइट। सो वो रिस्क टेकर होते हैं, राइट। और उनका रोल रहता है हमेशा आगे बढ़ने का, परस्यू, और उनका मेन गोल क्या रहता है, हर बिजनेस का मेन क्या गोल रहता है, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, राइट। सो in the mid 1930s, Joseph Schumpeter defined the concept of entrepreneurship from an economics point of view. जो जोसेफ स्कम्पीटर था, उन्होंने 1930 में 1930s में उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का जो है डेफिनेशन डिफाइन किया था इन द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। The entrepreneurs were in the forefront of bringing about a change through creative destruction, and further highlighted the essential role innovation plays in entrepreneurship. So, अब बढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इंडिया में जो है एंटरप्रेन्योरशिप का इवोल्यूशन कैसे हुआ, राइट। चलिए ये डिस्कस करते हैं गाइज। जो इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया जो है ना, ये बहुत टाइम से, बेसिकली जब अपना कॉलोनियल रूल था ना, जब ब्रिटिश एरा था इंडिया में, जब ब्रिटिशर रूल करते थे इंडिया में, तब से, उससे पहले से भी एंटरप्रेन्योरशिप चलते आ रहा है, राइट। यानी बिजनेस, राइट। सो ये सब चलते आ रहा है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं वो पढ़ते हैं। सो इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, एबिलिटी टू इनिशिएट, राइट, और मोबिलिटी एंड यूटिलाइजिंग, और एनवायरमेंटल फैक्टर। दो डिटर्मिनेंट हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल फैक्टर और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर, यानी एक फैक्टर और बियॉन्ड दी एक फैक्टर से आगे जो है, राइट। सो ये है। सो इंडिविजुअल पर्सनल फैक्टर्स, एक ये आता है जिसमें सेंस अपॉर्चुनिटी होता है, एग्जीक्यूशन होता है, परसिवरेंस होता है, खुद ही का प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है, खुद ही का एक आर्ट ऑफ परजुएसन होता है, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ओन डिसीजन इन, उनको अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंट रहना होता है, वो सेल्फ अवेयर रहते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये होता है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, कंडक्टिव एटमॉस्फेयर हो सकता है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो रहा है एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो अपने जो सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब जो एनवायरनमेंट है, ये फैक्टर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं, इससे पॉलिसी सपोर्ट बहुत कुछ होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है ना, ये क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ को इंक्लूड करता है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी एडवांसेस, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड कैटलिस्ट मार्केट डायनामिक्स टुवार्ड्स ग्रोथ, राइट। ये एजाइल कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है, हायर रिस्क होता है इसमें, और एक्सपेरिमेंट विद न्यू सॉल्यूशंस, राइट। सो ये सब इसमें आता है। सो ये तो आगे कुछ क्वेश्चंस, चेक योर प्रोग्रेस नाउ। मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्या मॉडल्स हो सकते हैं, राइट। सो एम्बिशियस इनोवेटर्स, यानी जो है ना, इनोवेटर जो है ना बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होना चाहिए, बिलीव्स इन हाई रिस्क टेकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टॉलरेंस टू फेलियर्स, यानी नया नया चीज़ सीखने के लिए जो है ना वो हमेशा उत्सुक रहे, ठीक है। अडेप्टिव इनोवेटर्स, जो भी कुछ हो रहा है उसको अडेप्ट कर लेना, दैट इज़ अडेप्टिव इनोवेटर। सोलो सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अकेला भी जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, अकेला। मैनेजेरियल एम्प्लॉयर्स, उसके अंदर जो है ना एक मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए जिससे वो मैनेज कर सके, और मैनेजेरियल एम्प्लॉयर्स होना चाहिए। सोशल एंटरप्रेन्योर, वो ऐसा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो सामाजिक रूप से भी एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, राइट। सो थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा, सबसे पहला होगा साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, दूसरा इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, तीसरा अपॉर्चुनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, चौथा, यही सब आप रीड कर सकते हैं, राइट। इनके सारे डेफिनेशन है, ये सब आप रीड कर सकते हैं।
सो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो लेट्स सम अप, एक बार इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। So, entrepreneurial action lies in assessing the uncertainties associated with the venture and the willingness of individual to bear those uncertainties। यानी जो है एंटरप्रेन्योर एक्शन में जो है जो भी अनसर्टेनिटीज रहता है उसको बियर करना, इंक्लूडिंग द वेरियस थ्योरीज, जिसमें सारे थ्योरीज को इंक्लूड करना, डिटर्मिनेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, theories which form basis of conceptual domain of entrepreneurship. Various theories contributed help explain drivers factors drives for becoming an entrepreneur. These theories have roots across, वो जो सारे जो theories जो है ना वो एक टाइप से roots across करता है उसका entrepreneurship का। सो ये सब आप रीड कर सकते हैं। जो कीवर्ड्स है ना गाइस, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो ये कीवर्ड्स है ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, एम्बिशियस इनोवेटर्स। सो अगर आप ये एग्ज़ाम में अगर रीड करते हैं ना, सो ये एक्चुअली में एग्ज़ाम में अगर आप लिखते हो तो बेसिकली बहुत ही बढ़िया रहेगा ये। जैसे टीचर जो है ना देखेगा कि हाईलाइट करेगा ये सब आ रहा है इसको। सो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आई थिंक दिया हुआ है प्रोबेबली। एंड आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर 2 पे। सो इसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 2 पे, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। सो एंटरप्रेन्योरियल जो इकोसिस्टम, जो भी वातावरण जो है ना इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरियल का, उसके बारे में हमें पढ़ना है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, हम इसके जो है आप जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ पाओगे, फिर आइडेंटिफाइंग अलेबिंग फैक्टर, जो भी फैक्टर्स है राइट, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर है टू बिकम एंटरप्रेन्योर राइट। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन यही है, मेजॉरिटी ऑफ पॉलिसी मेकर्स अंडरस्टैंड द नीड टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स विच फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन अ स्टेट और लोकेशन। दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन इकोसिस्टम एज एन अप्रोच फॉर, यानी इकोसिस्टम को जो भी है ना बहुत ही अच्छे अप्रोच की तरफ से हमें समझना चाहिए, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट फॉर ए ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बेस पे हमें इसे पढ़ना चाहिए। दिस अप्रोच सजेस्ट दैट एंटरप्रेन्योरशिप स्प्रेड्स एंड स्केल्स इन एन एनवायरनमेंट विच कंसिडर्स वेरियस स्टेक होल्डर्स हु प्ले डिफरेंट रोल्स। इसमें जो है ना एनवायरनमेंट जो है ना बहुत ही कंसिडर्ड प्ले करता है स्टेक होल्डर के लिए, जो बहुत ही सारे रोल प्ले करता है। नाउ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज, इन तीनों में क्या अंतर है, लेट्स डिस्कस। गाइस बेसिकली जो है ना जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली एक दिन में पूरा बुक कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल राइट, एज़ पर नाउ राइट। सो बेसिकली इसीलिए हम बस क्विक रिवीजन कर रहे हैं राइट, ऊपर ऊपर से खाली देख रहे हैं, हेडिंग को समझ रहे हैं राइट। In order to understand entrepreneurial ecosystem, you need to know who is an entrepreneur, what is enterprise, what is entrepreneurship. Let's understand these terms first. So अगर आपको एंटरप्रेन्योरियल का इकोसिस्टम समझना है तो सबसे पहले तीन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो हु एवरी बिजनेस फाउंडर और ओनर मे नॉट नेसेसरीली बी एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं कि हर बिजनेस फाउंडर, हर ओनर वो एंटरप्रेन्योर ही हो। they are they are the visionaries, the risk taker, the innovators, the leader and much more. They are basically individual or groups having unique characteristics and personality types। उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, एक पर्सनैलिटी टाइप होना चाहिए ना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, सिंपली स्पीकिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज़ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर डज इंक्लूडिंग द प्रोसेस एंड वेज ऑफ डूइंग। जो भी कुछ एंटरप्रेन्योर करता है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। द एंटरप्रेन्योर इज़ अ सेंट्रल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। सो एंटरप्राइज क्या होता है, एन एंटरप्राइज इज द आउटकम वंस फॉर्म ट्रांजैक्ट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंटरप्राइज वो रहता है जहाँ से आउटकम निकलता है, जहाँ पे क्या क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ से क्रिएट करता है, दैट इज एंटरप्राइज। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम। सो बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। सबसे पहला आता है अपना एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम मीन्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स like entrepreneurs, organizational stakeholders, employees and other individuals and organizations etc. who facilitate or limit the development of entrepreneur in a location region of interest right, जो कि मदद करता है रीजन ऑफ इंटरेस्ट को लोकेशन पे एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोसिस्टम ये टॉपिक पढ़ते हैं।
So, entrepreneurship ecosystem is the social and economic environment that affects entrepreneurship. It is an interaction amongst the set of independent actors and factors that lead to encourage, nurture and promote entrepreneurship in any area. यानी अगर किसी भी एरिया में entrepreneurship को प्रमोट किया जा रहा है, that is entrepreneurship and ecosystem. So, to understand the entrepreneurship ecosystem, we need to know the elements factors. क्या क्या elements और factors है entrepreneur, social culture, educational programs, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट्स, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ वेल्थ एंड कैपिटल, ये सब आ जाता है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है. टेक्निकल स्किल्स, कमर्शियल कॉम्पिटेंसीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, ये सब आप रीड कर सकते हैं क्योंकि ये सब फैक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है ड्यू बिकॉज किस पे, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम पर. सो एंटरप्रेन्योर इनोवेशन एंड इकोसिस्टम. सो एंटरप्रेन्योर इनोवेशन एंड इकोसिस्टम, इसके बारे में बताना है. इनोवेशन क्या होता है, की फैक्टर होता है इफेक्टिव एंटरप्रेन्योरल सक्सेस में. इफेक्टिव एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस तभी की फैक्टर क्या होता है, इनोवेशन. इनोवेशन हैज़ एन एंकर रोल टू फाइंड सॉल्यूशन. इनोवेशन जो है ना एक टाइप का एंकर रोल करता है of finding what, of finding the solutions for problem we face in our day-to-day life as individual, society, states and any stakeholder of interest, right? So entrepreneurship are mostly actors who create innovation to find solutions. The innovation, creativity and risk bearing are the integral part of being an entrepreneur, right? so यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेशन ऑफ आइडियाज़, फिर एक्सपेरिमेंटेशन होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्शन ऑफ मोस्ट सुटेबल आइडियाज़ को होता है, फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप, देन कमर्शियलाइजेशन. ये प्रोसेस ऑफ इनोवेशन के बारे में बताया गया है. इकोसिस्टम के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. पॉलिसी बैरियर्स, कोई ऐसा पॉलिसी आ जाए, या टैक्स कंप्लायंस बर्डन्स, या पॉलिसी बैरियर्स, या आइडेंटिफाइड बाय ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप. ये सब पॉलिसी बैरियर्स आ सकता है. कोई टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई इशू आ सकता है. इंट्रिंसिक चैलेंजेस आ सकता है, एक्सट्रिंसिक चैलेंजेस आ सकता है, राइट. और भी बस अभी यहाँ पे तो ऐसे 4 ही एग्जांपल दिए गए हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके. डेवलपमेंट ऑफ कंड्यूसिव इकोसिस्टम, क्या क्या हो सकता है. देयर आर मल्टीपल वेज एंड रिस्पॉन्सेज टू ओवरकम आवर चैलेंजेस एंड मेक इकोसिस्टम कंड्यूसिव एंड. डेवलपमेंट ऑफ कंड्यूसिव इकोसिस्टम, देयर आर मल्टीपल वेज एंड रिस्पॉन्सेज टू ओवरकम आवर चैलेंजेस. जो भी चैलेंजेस है जो है उनके मल्टीपल वेज से हम उससे ओवरकम कर सकते हैं. And make ecosystem conducive for enterprise development. The features of development of conducive ecosystems क्या क्या हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, एंसिलरी इंडस्ट्री, सिंगल विंडो ऑपरेशंस एंड अप्रूवल, ये सब हो सकता है, राइट. ये सब आप रीड कर सकते हैं. लेट्स सम अप, कंक्लूजन पढ़ते हैं. Entrepreneurship is the process which an entrepreneur goes through to fructify ideas, जिसमें जो है एंटरप्रेन्योर जो है अलग अलग तरीके के आइडियाज़ से गुजरता है, कंपटीशन से गुजरता है, अपने कमिटमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से गुजरता है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द इन प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स. एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफरेंट फैक्टर से गुजरता है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और भी बहुत सारे फैक्टर से गुजरता है. The process involves visioning, mobilization of resources and setting up of enterprise by an entrepreneur or entrepreneurs, which is meant to leverage to identify opportunities. There is increased interest in ecosystem as an approach for understanding the climate for growth of entrepreneurship. बहुत सारे इंक्रीज इकोसिस्टम है जिसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, राइट. यही है, इसमें हम करेक्टिव मेजर ले सकते हैं इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी स्टेक होल्डर्स और डायनेमिक बेसिस पे बना सकते हैं. कीवर्ड आप लर्न कर सकते हैं. डुप्लीकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, एक्सटेंशन, इनोवेशन, इन्वेंशन, सिंथेसिस. ये आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो टीचर को हाईलाइट करेगा और टीचर आपको ज़्यादा मार्क्स दे पाएंगे, राइट. डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन, फिर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप,
इकोप्रेन्योरशिप, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप, हेरिटेज एंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जो कि द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट, सर्व्स और क्रिएट्स अ न्यू मार्केट और यूटिलाइजेस अ न्यू टेक्नोलॉजी इन रूरल एनवायरनमेंट, जो कि रूरल एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है। आगे है, यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस पढ़ सकते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के, जो है जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, डेवलपिंग रूरल यूथ, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, चेकिंग माइग्रेशन। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जो महिला एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो a woman or a group of women who initiate, organize and run a business concern, that means जहाँ पे जो है ना या तो महिला या कोई महिला का ग्रुप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस कंसर्न रन करते हैं, सो दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। सो फैक्टर्स आप पढ़ सकते हैं, और गवर्नेंस सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के बहुत सारे सपोर्ट होते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। सो एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ये आप रीड कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में हुआ है। अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है वो पढ़ते हैं हम। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन सोसाइटी, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हुआ है सोसाइटी में, एंड इकोनॉमी बाय फिलिंग गैप्स एंड एड्रेसिंग अनमेट नीड्स, दे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट वैल्यू एंड वेल्थ। सो फीचर्स क्या है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के? Social entrepreneurs are change agents in the social sector. Social entrepreneurs जो है ना चेंज एजेंट्स होते हैं सोशल सेक्टर में। सोशल एंटरप्रेन्योर्स परस्यू सोशल वैल्यू इन एडिशन टू द प्राइवेट वैल्यू। ये जो है ना परस्यू करते हैं सोशल वैल्यू को इन एडिशन ऑफ द प्राइवेट वैल्यू। दे आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ये न्यू अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये सब फैक्टर्स हैं। सो इकोप्रेन्योरशिप क्या होता है ये समझते हैं। Entrepreneurship whose business efforts are not only driven by profit but also by a concern for the environment, यानी जो भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना उसे केवल प्रॉफिट मोटिव से नहीं देखना चाहिए, उसे एनवायरनमेंट की भी चिंता करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इको कैपिटलिज्म, राइट। सो फैक्टर्स ड्राइविंग इकोप्रेन्योरशिप ये सब आप रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोप्रेन्योरशिप, स्पेक्ट्रॉन सोलर प्राइवेट लिमिटेड, राइट, आई खेती। कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये चलिए देखते हैं। कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप एज ए रिस्क टेकर, एजेंट्स ऑफ चेंज एंड क्रिएटिव थिंकर्स हु रिसीव इनकम फ्रॉम ड्यूरेबल एंड क्रिएटिव कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कुछ भी अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ से अगर वो इनकम कुछ रिसीव कर रहा है, ये कर रहा है, एंड ऑर्गेनाइजेशन से, और इम्प्रूव कर रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्रिएट कर रहा है कल्चरल वैल्यूज़ फॉर बोथ क्रिएटिव मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो फीचर्स आप यहाँ पे कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप के पढ़ सकते हो। टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? यूज़ टेक्नोलॉजीज एज ए कोर, टेक्नोलॉजी का एज ए कोर, मेन चीज़ उनका टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ऑफ देयर बिजनेस मॉडल, एंड कैप्चर इकोनॉमिक वैल्यू बाय ऑफरिंग बेटर सॉल्यूशंस फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस फॉर अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी जो अनरिजॉल्व प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करना फॉर बेटर पर्पस, राइट, दैट इज़ टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप। इनके फीचर्स आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। Heritage and tourism entrepreneurship. It includes business model which position heritage tourism services in the form of travel experience which is valued by the target customer and stakeholders. Entrepreneurs can explore economic and social opportunities through heritage tourism ventures. यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक्सप्लोर क्या क्या कर सकते हैं, सोशल अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू हेरिटेज टूरिज्म वेंचर्स के रूप में। इट कैन फैसिलिटेट ओवर ऑल डेवलपमेंट बाय गेटिंग अटेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का अटेंशन की वजह से, इन्वेस्टर के अटेंडेंस की वजह से, ऑन थिंग्स एंड प्लेसेस विच अदरवाइज मे नॉट बी गेटिंग डिजायरेबल अटेंशन। सो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है?
means the process where an entrepreneur is offering products and services beyond state borders. यानी स्टेट बॉर्डर्स से भी आगे अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज दिया जा रहा है, दैट इज़ इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप. सो इसी के साथ अपना थर्ड चैप्टर होता है कंप्लीट. अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ चैप्टर पे. सो फोर्थ चैप्टर है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज. सो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज क्या होता है, क्या क्या एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज में क्या क्या कॉम्पिटेंसीज आ सकता है एंटरप्रेन्योरियल में, वो हम डिस्कस करते हैं. सो एन ओवरव्यू. सो ओवरव्यू आप रीड कर सकते हैं. हम बेसिकली मेन पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं. क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योरियल में सिस्टम में, राइट, फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स विच हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट न्यू आइडियाज़. यानी एंटरप्रेन्योर को न्यू आइडियाज़ जनरेट करने के लिए क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नया सॉल्यूशन के लिए सी न्यू पर्सपेक्टिव एंड गिव कॉन्फिडेंस टू द एंटरप्रेन्योर फॉर सस्टेन्ड agility in innovation. Creativity is defined as a tendency to generate or recognize ideas, alternatives, or possibilities that may be useful to in solving problems, communicating with others, and entertaining ourselves and others. इनोवेशन. एंटरप्रेन्योर्स में इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो वो इनोवेट करते रहेंगे सब कुछ. सो आइडिया जनरेट एंड मोबिलाइजेशन, देन एडवोकेसी एंड स्क्रीनिंग, देन एक्सपेरिमेंट, देन कमर्शियलाइजेशन करेंगे, देन डिफ्यूज़न एंड इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी इंटरपर्सनल स्किल्स तो होना ही चाहिए. इंटरपर्सनल स्किल्स आर जेनरिक टाइप्स ऑफ स्किल्स. एक टाइप का स्किल्स है विच कैन बी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर अक्रॉस लेवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स. यानी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ डिफाइंड एज द बिहेवियरल एंड टैक्टिकल skills a person uses to motivate, right, influence and interact with the effectively. सो यस, इम्पोर्टेंस आप इसके रीड कर सकते हैं. सो बिजनेस लीडरशिप. एज मैंसनड अवर एंटरप्रेन्योर्स शुड हैव लीडरशिप कॉम्पिटेंसी टू लीड देयर टीम्स इफेक्टिवली. यानी लीडरशिप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, राइट. सो ये सब चीज़ कॉम्पिटेंसीज आ सकते हैं. इनके इम्पोर्टेंस आप रीड कर सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, राइट. एंटरप्रेन्योर्स के पास एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम को एनालाइज करो, देन लुक फॉर उसका रूट कॉज क्या है, फिर उस पर सॉल्यूशन पे इम्प्लीमेंट करो, फिर उसको इवेल्युएट एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. सॉरी, सबसे पहले रूट कॉज निकालो क्या हो सकता है, फिर डेवलप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, अलग अलग सॉल्यूशन निकालो, फिर बेस्ट सॉल्यूशन उसमें से क्या है वो करो, फिर उस सॉल्यूशन पे इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके रिजल्ट को मेज़र करो. सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए. अनदर इम्पॉर्टेंट क्या क्या हो सकते हैं ताकि वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर सकें. एंटरप्रेन्योर्स कैन मिस अपॉर्चुनिटी इफ दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, टीम मेंबर्स, मार्केट एंड सो ऑन. इट इंक्लूड्स बोथ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल फ्लो. सो कम्युनिकेट करने के लिए इन्वेस्टर से क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल फ्लो भी हो सकता है. सो नेगोशिएशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, राइट. इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन टू और मोर पीपल और पार्टीज इंटेंडेड टू रीच अ बेनिफिशियल आउटकम ओवर वन मोर इशूज वेयर एन इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट वन ऑफ दिस इशूज. रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. यानी अगर कुछ रिस्क आ रहा है तो उसको मैनेज कैसे करें, राइट. सो इसी के साथ ये कंक्लूज़न आप इसका रीड कर सकते हैं. और इसी के साथ अपना फोर्थ चैप्टर होता है कंप्लीट. अब हम बढ़ते हैं अपने ब्लॉक 2 फिफ्थ चैप्टर पर. तो अब हम बढ़ते हैं अपने ब्लॉक 2 पे, जिसमें चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 इंक्लूड है. तो हमने पहले ही 4 चैप्टर डिस्कस कर लिया. अब हम 5th चैप्टर से शुरू करते हैं. सो फिफ्थ चैप्टर का नाम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्शन. यानी इस इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है
आपको जो है ना बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या-क्या हो सकता है, उसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करें, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफ़ाई कैसे करें और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट कैसे करें, ये हमें बेसिकली इसमें बताना होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वेल बिगन इज़ हाफ डन, राइट। सो सबसे पहले जो है ना हमें शुरू करना पड़ता है, राइट। सो इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव बीन acquainted with the theoretical foundation of entrepreneur and entrepreneurship. Now you will be given a tour of practical insight. अब जो है ना हमें practical insights के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। सो सबसे पहले जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इसको कैसे किया जाए, ये हमें सबसे पहले डिस्कस करना है, राइट। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन अ जनरल सेंस इम्प्लाइज अ गुड चांस और फेवरेबल सिचुएशन और टू द बिजनेस। यानी आपको एक ऐसा चांस देखना है, एक फेवरेबल सिचुएशन देखना है जिसमें वो कुछ नया बिजनेस जो है क्रिएट किया जा सके, राइट। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन इज सेंट्रल टू द डोमेन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यानी बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल और डोमेन होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप रिवॉल्व्स अराउंड आंसरिंग वेरियस क्वेश्चंस विद रिगार्ड व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अराइज। यानी एंटरप्रेन्योरशिप एक इस तरीके से होना चाहिए जैसे आंसरिंग दी अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी को आंसर करना पड़ेगा, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज़ के रिजल्ट्स को, नॉलेज को, राइट। सो ट्रेंड्स, क्या क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं? वेरिएबल ट्रेंड्स हो सकते हैं। वेरिएबल ट्रेंड्स में क्या क्या, एज द कॉस्ट एंड साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स कंटिन्यूज shrinking, the ability to carry the computers with monitors to display relevant information is now a reality. The variable tech industry includes categories। तो आपको जो है ना वेरिएबल ट्रेंड्स देखना पड़ेगा, ग्रीन ट्रेंड देखना पड़ेगा, पेमेंट्स, बहुत सारे डायनामिक पेमेंट्स इंडस्ट्रीज कंटिन्यू करते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, मेकअप का ट्रेंड देखना पड़ेगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। एक गुड बिजनेस आइडिया क्या होता है, राइट। सो आइडियाज़, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़ का फुल फॉर्म दिया गया है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखो, फिर डिज़ाइनिंग इनटू प्रोटोटाइप टू शो अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा, राइट। एक्सक्लूसिव और यूनिक, दैट इज़ बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए। एक्सेप्टेबल सेगमेंट होना चाहिए, राइट, सोसाइटी में। एक्सेप्टेबल टू सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, सेटिस्फाई करना चाहिए सबको, राइट। सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडियाज़ के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? कंपनी हो सकती है, कंपनी एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, कंपटीशन। सोर्सेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ के लिए क्या क्या हो सकता है? कंपनीज, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, आउटसाइड इन्वेस्टर्स, एक्विजिशंस एंड चैनल मेंबर्स, राइट। However, there is no conventional techniques for sensing this techniques. So basically, this is all thing. What about the sources of business ideas? So हम अब अलग अलग सोर्सेज पढ़ते हैं। So सबसे पहला सोर्सेज क्या आता है? इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स यानी बिजनेस के अंदर वाले सोर्स, राइट। सो इंटरनल सोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबसे मेन चीज़ होता है रिसर्च और डेवलपमेंट किसी भी बिजनेस के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो, राइट। सो R&D बढ़िया होना चाहिए। Intrapreneurship, and intrapreneurship is a person who takes on the responsibility to innovate new ideas। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नया आइडियाज इनोवेट करने का, दैट पर्सन वी कॉल इंट्राप्रेन्योर, राइट। हॉबीज एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। और बाहरी सोर्स क्या क्या हो सकता है? एक्सटर्नल सोर्स, नीड रिकॉग्निशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर का रिकॉग्निशन होना चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए। ट्रेड जर्नल, बिजनेस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स होना चाहिए, यानी इसमें आना चाहिए, राइट। ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन होना ही चाहिए। गवर्नमेंट का स्कीम में पार्टिसिपेट होना हो कर सकते हैं। टेक्निक्स ऑफ आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेशन के क्या क्या टेक्निक्स होना चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए, राइट, जिससे आइडिया जनरेट होए। ब्रेन राइटिंग होना चाहिए। फोकस ग्रुप होना चाहिए, राइट। माइंड मैपिंग होना चाहिए। ह्यूरिस्टिक आइडिएशन टेक्निक होना चाहिए और स्कैम्पर होना चाहिए। सो ये सब टेक्निक है, ये सब आप रीड कर सकते हैं। स्कैनिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडियाज़, यानी बिजनेस आइडियाज़ को इस तरीके से स्कैनिंग और स्क्रीनिंग करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो एंटरप्रेन्योरशिप में। सिलेक्शन ऑफ वर्केबल बिजनेस आइडियाज़, यानी बिजनेस आइडियाज़ को इस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए कि जो भी बिजनेस आइडियाज़ को सेलेक्ट किया है, राइट, वो वर्केबल होना चाहिए, यानी काम करना चाहिए। सो आगे है
न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। सबसे पहले स्टेज 1 में आइडिया जनरेशन, वो आइडिया आपके बिज़नेस के अंदर से भी हो सकता है, इंटरनल आइडिया सोर्सेज़, या बाहर से भी हो सकता है, एक्सटर्नल आइडिया सोर्सेज़। स्टेज 2 क्या होना चाहिए, आइडिया स्क्रीनिंग होना चाहिए, यानी आइडिया को जो है ना स्क्रीनिंग भी होना चाहिए, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। स्टेज 4 मार्केट स्ट्रेटजी, 5 टेक्निकल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट, 6 टेस्ट मार्केटिंग एंड वैलिडेशन, 7 कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए। स्टेज 3 कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, राइट, जो कि हमने ऑलरेडी रीड कर चुका है। सो ये सारे स्टेजेस हैं जो कि आप रीड कर सकते हो। सो क्रिटिकल फैक्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर डेवलपमेंट, यानी बहुत तरीके के क्रिटिकल फैक्टर होंगे जब आप नया वेंचर का डेवलपमेंट करोगे, राइट। सो वो सब चीज़ आप क्या क्या क्रिटिकल फैक्टर होना चाहिए, यूनिकनेस, सबसे अनोखा होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोबेबली। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बढ़िया, ग्रोथ, सेल्स का ग्रोथ होना चाहिए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, कस्टमर नॉलेज अबाउट देयर रिक्वायरमेंट, कस्टमर कनेक्ट होना चाहिए साथ में, राइट। सो इसी के साथ अपना 5th चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने 6th चैप्टर पे, जिसका नाम है मार्केट रिसर्च। यानी जो है ना, जो भी आप कुछ कर रहे हो उसमें जो है ना मार्केट रिसर्च जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सो मार्केट रिसर्च, सबसे पहले मार्केट रिसर्च का इंट्रोडक्शन बोलें, यानी आप मान लो कुछ बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, सो सबसे पहले आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट का डिमांड क्या है, मार्केट का सप्लाई क्या है, और मार्केट कहाँ पर है, कौन सी जगह पे है, राइट। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, क्या क्या चीज़, परचेज प्राइस, ये सब क्या होता है, 4 पीस क्या होता है, राइट। बिजनेस प्लान क्या होता है, रूरल रूरल एरिया में मार्केट रिसर्च कैसे होता है, अर्बन एरिया में मार्केट रिसर्च कैसे होता है, राइट। यस, फीचर्स क्या होता है, राइट। सो ये सब तो इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे पहले तो हमें मार्केट सर्वे करना चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट मार्केट सर्वे का इंपॉर्टेंस क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द डिमांड एंड सप्लाई चेन ऑफ द टारगेट मार्केट, यानी जिस भी मार्केट का आपका टारगेट है उसका डिमांड और सप्लाई आप समझ पाओगे, राइट। सो डेवलपिंग वेल थॉट मार्केटिंग प्लान्स, यानी जो भी मार्केटिंग प्लान्स है उसके बारे में आप अच्छे से सोच पाओगे। फिगर आउट कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड नीड, कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन क्या नीड है वो आप फिगर आउट कर पाओगे, जान पाओगे। एक्यूरेट लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट का एक्यूरेट लॉन्च कर पाओगे। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर डेमोग्राफिक, कस्टमर के जो जहाँ पे भी रहता है उसके डेमोग्राफिक के बारे में जो आप जो है इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाओगे। सो मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च होता कैसे है, प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च, डिफाइन द रिसर्च पर्पस, सबसे पहले रिसर्च पर्पस को हमें डिफाइन करना होता है। फिर सेकेंडरी डाटा को गैदर करना पड़ता है, आखिर में सेकेंडरी डाटा क्या है। फिर दोनों को गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज अब इन दोनों को जो है ना गैदर करना पड़ता है, प्राइमरी सोर्सेज है, इसको जो है गैदर करना पड़ता है, एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है प्राइमरी सोर्स से। फिर हमें एनालाइज़ करना पड़ता है सारे डाटा को कि आखिर चाह क्या रहा है। फिर हमें इंटरप्रेट और रिपोर्ट करना पड़ता है कि आखिर ये है। फिर हमें रिसर्च लेना पड़ता है, जो भी हमने रिसर्च किया उस पे एक्शन लेना होता है। मार्केटिंग मिक्स क्या हुआ है गाइस, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसको आप अच्छे से करके जाना, मार्केटिंग मिक्स। सो मार्केटिंग मिक्स जो है ना बेसिकली 4 पीस में डिवाइडेड है, राइट। बेसिकली 4 पीस से इसको कैटेगराइज किया जाता है। सो अ मार्केटिंग मिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज अ सुटेबल अमेलगमेशन ऑफ 4 पीस ऑफ मार्केटिंग विच आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। लेट्स लर्न देम। सो सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट, मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर प्राइस, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, प्राइस रेफर्स टू द वैल्यू दैट इज पुट फॉर ए प्रोडक्ट। फिर आ जाता है उसके प्रमोशन पे, उसका प्रमोशन कैसा होना चाहिए। फिर प्लेस, कहाँ पे वो बेचेंगे, दैट्स द प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ प्रिपेयरिंग द मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं मार्केटिंग प्लान के, वो करते हैं। सबसे पहले हमें जो है बिज़नेस सिचुएशन को डिफ़ाइन करना पड़ता है। फिर जो टारगेटेड मार्केट है उसके अपॉर्चुनिटी, उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्या क्या चेतावनी हो सकता है, उसके कैरेक्टर क्या हो सकता है कस्टमर के, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक के रूप में, राइट। बाइंग सिचुएशन क्या होना चाहिए,
स्ट्रेंथ और वीकनेस कंसिडर करना चाहिए, गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या है ये कंसिडर करना चाहिए, मार्केट स्ट्रेटजी और एक्शन प्रोग्राम क्या होना चाहिए, कस्टमर वर्सेस बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स, इसमें क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ बजटिंग क्या होना चाहिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। सो ये सारे आप प्रोसेस आप रीड कर सकते हो। देन प्रपोज्ड बिजनेस प्लान फॉर ए स्पोर्ट्स रिटेल स्टोर, यानी बिजनेस प्लान को जो है हमें प्रपोज करना पड़ता है किसके लिए, स्पोर्ट्स रिटेल स्टोर के लिए हमें ये बनाना है। सो ये सब आप जैसे बिजनेस प्लान है वो आप ये सब आप रीड कर सकते हो। सो नाउ रूरल मार्केट रिसर्च क्या होता है अब ये समझते हैं। यानी जो भी रिसर्च जो है ना आप रूरल एरिया में कर रहे हो, राइट, जो गांव वाले ग्रामीण इलाके में कर रहे हो, दैट इज़ रूरल मार्केट रिसर्च। सो इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। आप जो है ना लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें फीचर्स हैं, बहुत ही कम खर्चे में जीवन जी सकते हैं। लार्ज डाइवर्स एंड स्कैटर्ड मार्केट है। मेजर इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से मेजर इनकम आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन सिस्टम और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के बारे में बता सकते हैं। डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लिटरेसी रेट के बारे में बता सकते हैं। मार्केट ग्रोथ मेन पिलर है मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए। सो अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल मार्केट रिसर्च, यानी शहरी इलाके में जो मार्केट रिसर्च करते हैं और ग्रामीण इलाके में जो मार्केट रिसर्च करते हैं उनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। सो अर्बन मार्केट में क्या क्या रिस्पोंडेंट है, वहाँ पे लिटरेट लोग पाए जाएंगे, ब्रांड अवेयर रहते हैं वो लोग, और इंडिविजुअल रिस्पेंड करते हैं इंडिविजुअली। रूरल में क्या होता है, सेमी लिटरेट लोग रहते हैं और इलिटरेट लोग रहते हैं। ब्रांड नॉलेज ज़्यादा नहीं होता लोगों को, डिफ़िकल्ट टू गेट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का डिफ़िकल्ट टू गेट रिस्पॉन्स, राइट, यानी रिस्पॉन्स आने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी इंडिविजुअल पर्सन का। जनरली यहाँ पे ग्रुप रिस्पॉन्स होता है। टाइम विलिंग, अर्बन मार्केट में टाइम जो है willing to respond, having have same pressure, spare little or virtually no time to field staff। पर रूरल मार्केट में है बहुत ही ज़्यादा लोग घबराते हैं, वंस ओपन इट डिवोट्स टाइम, राइट। एक्सेसिबिलिटी जो है अर्बन मार्केट में इजी है पर रूरल मार्केट में टफ है। सेकेंडरी डाटा सोर्सेज जो है अर्बन में इंटरनल डाटा, सिंडिकेटेड रिसर्च, पब्लिश मीडिया, मैनी सोर्सेज एंड लार्ज डाटा, पर रूरल में वेरी फ्यू सोर्सेज एंड लेस डाटा होता है, राइट। सो ये सब डिफरेंस आप रीड कर सकते हैं। द मार्केटिंग मिक्स ऑफ रूरल मार्केट। सो क्या क्या मार्केटिंग मिक्स है रूरल मार्केट में, सबसे पहले प्रोडक्ट डिसीजन, दूसरा है प्राइसिंग डिसीजन होना चाहिए, फिर प्रमोशन डिसीजन होना चाहिए, फिर प्लेस डिसीजन होना चाहिए। फिर इसी के साथ ये कंक्लूजन है, ये आप रीड कर सकते हैं। सो इसी के साथ अपना चैप्टर 6 होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर 7 पे जिसका नाम है बिजनेस प्लान प्रिपरेशन। यानी जो है अब हमें जो पढ़ना है कि जो बिज़नेस का प्लान जो है उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, उसके ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, बिजनेस प्लान होता क्या है, बेनिफिट्स क्या है बिजनेस प्लान के, रिक्वायर क्यों है बिजनेस प्लान प्रिपेयर करना, राइटिंग द बिजनेस प्लान एलिमेंट्स एंड बिजनेस प्लान, डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स है इसमें, प्रोफोर्मा है, कंक्लूजन, देन कीवर्ड। सो सबसे पहले बिजनेस प्लान क्या होता है, जो भी आप बिजनेस करने वाले हो उसके प्रति प्लान बनाना कि आगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, समथिंग लाइक दिस कैसे होगा ये सब, दैट इज़ बिजनेस प्लान। इनके फीचर्स पढ़ सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग अ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान के क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं लिखना। इससे क्या होता है ना कि एक स्टेबल वर्क रहता है, हारमोनी बनी रहती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो स्ट्रक्चर रहता है वो आपस में बना रहता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कन्फ्यूज़न नहीं होता, ये सब आप लिख सकते हो। रिक्विजिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान बनाने के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स हैं। सो it is important to first know the audience to whom the business plan should be addressed as for whom the business plan is written। सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस प्लान शुड बी एड्रेस, किसको एड्रेस किया जाए, होम द बिजनेस प्लान इज रिटर्न। द बिजनेस प्लान में बी रीड बाय, सो बिजनेस प्लान किस कौन कौन रीड कर पाएगा, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, सप्लायर्स, कस्टमर, एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स। सो ये सब आप रीड कर सकते हो। राइटिंग द बिजनेस प्लान, सो बिजनेस प्लान राइट करने के लिए क्या क्या की एलिमेंट्स होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी पेज होना चाहिए, उसका समरी होना चाहिए, इंडस्ट्री का पूरा एनालिसिस होना चाहिए, बिजनेस डाटा सिलेक्शन एंड फीसिबिलिटी, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। सो ये आप एक बार रीड कर सकते हो। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या होता है,
बिज़नेस का पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्या ड्राइंग, क्या फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस है, क्या स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुआ है, ये सब। देन प्रोडक्शन प्लान, कैसे प्रोडक्शन प्लान होगा, ऑपरेशंस का क्या प्लानिंग होगा, मार्केटिंग का क्या प्लानिंग होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, राइट? देन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, असेसमेंट ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल प्लान, अपेंडिक्स कंटेन्स बैकअप मटेरियल। सो ये सब है इसमें। सो इसी के साथ ये तो प्रोजेक्ट है, ये आप सब रीड कर सकते हैं ना। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी जो भी प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल डिटेल्ड वे में होना ही चाहिए, राइट, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सो आगे है परफॉर्मा ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे होना चाहिए, परफॉर्मा, ये आप देख सकते हैं। सो यस, कंक्लूजन है, कंक्लूजन आप रीड कर सकते हैं, और इसी के साथ अपना चैप्टर 7 होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 8 यानी यूनिट 8, दैट इज बिजनेस प्लान फीसिबिलिटी। सो यस, बिजनेस प्लान फिजिबिलिटी क्या होता है बेसिकली? इसका मतलब यह होता है कि किसी चीज़ को जैसे बिजनेस आइडिया उसको जांचना कि वो एक्चुअल में जो है सक्सेस हो सकता है या नहीं। जैसे अगर सरल शब्दों में बताऊं, जैसे मार्केट फिजिबिलिटी रहता है कि मार्केट फिजिबिलिटी में उसका प्रोडक्ट सर्विस की मांग जो डिमांड जो है। टेक्निकल फिजिबिलिटी हो सकता है, क्या उसे बनाने का या सेवा देने के जो भी रिसोर्सेज है, जो भी टेक्निक है वो उपलब्ध है या नहीं। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जैसे कितना पैसा लगेगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, दैट इज़ फिजिबिलिटी, यानी हमें डिसाइड करना पड़ता है दैट इट विल बी सक्सेस और नॉट। सो इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। नाउ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, जो भी प्रोजेक्ट है उसको हमें एनालिसिस करना पड़ता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज़, ये सब आप रीड कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस, हमें टेक्निकली एनालाइज करना पड़ता है कि क्या वो एक्चुअल में जो है, जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एवरीवेयर इज़ प्रेजेंट और नॉट, और एक्चुअल में उसका कुछ यूज़ है, राइट? जैसे is the technology proposed to be used as the latest technology, what is likelihood of the proposed technology becoming obsolete in the near future, is the technology proposed to be used a process technology, is the technology proposed to be used available indigenously। so ये सब हमें पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है, राइट? सो नेक्स्ट है मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस। हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट और जो भी सर्विस है उसका डिमांड है या नहीं, ये सब चीज़ हमें दिखाना पड़ता है। सो इंडस्ट्री एनालिसिस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, पोटेंशियल मार्केट, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड रिसर्च, मार्केट स्ट्रेटेजी, कॉस्ट प्राइसिंग मेथड्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कंपटीटर्स एनालिसिस, ये सब करना पड़ता है। ये सब क्या है, स्टेप्स इन मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस। सो यस, ये सब एनालिसिस हमें ऑलरेडी करना पड़ता है। सो फाइनेंशियल एनालिसिस, जैसे कि मैंने बताया कि कितना पैसा कहाँ लगेगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, सोर्स ऑफ कैपिटल कहाँ से आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कहाँ से आएगा, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कहाँ से आएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब हमें डिसाइड करना होता है। सो एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड रेगुलेशंस। सो हमें जो एनवायरमेंटल एनालिसिस भी करना पड़ता है कि कहाँ से एनवायरमेंटली वे से क्या क्या हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स फॉर स्पेशल जोन्स फॉर लोकेशन ऑफ द प्लांट, वेस्ट डिस्पोजल प्लान्स इफ रिक्वायर्ड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, ये सब हमें देखना पड़ता है। सो SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस क्या होता है? अ SWOT एनालिसिस इज अ मेथड यूज टू इवेल्युएट द बिजनेस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो बिजनेस का जो स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो भी है वो सिर्फ चीज़ हमें एनालिसिस करना पड़ता है। सो स्ट्रेंथ, इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स, ये सब चीज़ देखना होता है। वीकनेस में इंटरनल नेगेटिव फैक्टर्स देखना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ में एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर्स देखना पड़ता है। थ्रेट्स में एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर्स देखना पड़ता है। नाउ पेस्टल एनालिसिस करना पड़ता है। पेस्टल मीन्स इट इज़ एन एक्रोनिम। पेस्टल का फुल फॉर्म क्या होगा? पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, एस सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, एल लीगल एंड ई इज प्रोबेबली इकोनॉमिकल, राइट? सो यस, इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो ये सब आप रीड कर सकते हो, ये सारे फैक्टर्स हैं, राइट? देन क्वेस्ट, देन CPM, कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट मैट्रिक्स, ये सब हमें देखना पड़ता है। सो इसी के साथ
अपना 8th चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अपने 9th चैप्टर पे, जो कि ब्लॉक 2 का लास्ट चैप्टर है। चलिए डिस्कस करते हैं। बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन। सो यस, बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? बेसिकली जब भी बिजनेस के जो भी प्लान जो है उसको एक्चुअल में हम जो है लागू करते हैं, दैट मीन्स एग्जीक्यूट करते हैं, चालू करते हैं, रन करते हैं, राइट। जब बिजनेस प्लान बन जाता है तो उसे उसे जो है ना ग्राउंड लेवल पे जो है ना उतारने के लिए जो भी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं उसे क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं? जैसे फंड्स का शामिल हो गया, जैसे फंड्स जो भी फंड्स का जो है उसका अरेंजमेंट कैसे हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो भी स्टाफिंग प्रोसेस है, और जो भी कॉस्ट लग रहा है, जो भी चीज़ बनाने का, मशीनों का सामान खरीदना, मार्केटिंग शुरू करना, डेली उसके कार्यों का जो भी कैसे वो प्रोसेस होगा, और जो भी गोल्स है बिजनेस के उसको चलाना, दैट्स इट। अगर फॉर उदाहरण मान लो कि अगर अगर आपने जो है बेकरी खोलने का प्लान बनाया, राइट, तो उसे इम्प्लीमेंटेशन में दुकान किराए पर लेना, ओवन खरीदना, स्टाफ रखना, कच्चा माल खरीदना और बिक्री शुरू करना, ये सब शामिल होता है। अगर सीरियस वे में बताऊँ तो बिजनेस प्लान क्या करना है और बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, उसे वास्तव में करके दिखाना, राइट। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज़ लोकेशन लेआउट? लोकेशन लेआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, आपको लोकेशन लेआउट देखना पड़ता है। सो आगे बढ़ते हैं, ये सब आप रीड कर सकते हैं। बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस कैसे प्रोसेस करेगा? दीज फैक्टर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑपरेशनल प्रोसेस एंड सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस। इन सब प्रोसेस की मदद से आपको चलाना पड़ेगा। डिज़ाइनिंग द बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस कैसे डिज़ाइन होगा। की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस एलिमेंट्स के की एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस मैपिंग, ये सब। नाउ डिसाइडिंग अबाउट ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो ऑपरेशन प्लानिंग और कंट्रोल के बारे में हमें डिसाइड करना पड़ता है। जो भी ऑपरेशन प्लानिंग में जैसे कि जो भी कुछ हो गया, द मेजर थ्रस्ट एरियाज ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल आर सिलेक्शन ऑफ टेक्निक एंड प्रोडक्शन, selection, utilization and maintenance of machinery, workplace layout, working condition, production planning and scheduling, flow of materials, inventory stock control, ये सब हमें देखना होता है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस प्लान, यानी जो भी हमने प्रोजेक्ट का रिपोर्ट किया उसका प्रिपरेशन करना है, या बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, इन सब का हमें प्रिपरेशन करना होता है। सो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? इंट्रोडक्टरी पेज, एग्जीक्यूटिव समरी, इंडस्ट्री एनालिसिस, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्शन प्लान, ऑपरेशंस प्लान, मार्केटिंग प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, असेसमेंट ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल प्लान और अपेंडिक्स। सो सिलेक्शन ऑफ फाइनेंसर्स, हमें फाइनेंसर्स को भी सेलेक्ट करना पड़ता है। पर्सनल फाइनेंसिंग हो सकता है, इक्विटी कैपिटल हो सकता है, क्रिएटिव सोर्सेज, डेट फाइनेंसिंग, ये सोर्सेज है फाइनेंस के। ये सब आप रीड कर सकते हैं, जो भी टाइप्स है, पर्सनल, डेट, इक्विटी, ये सब आप रीड कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स के क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल फाइनेंस में आ जाएगा स्वेट इक्विटी, फ्रेंड्स एंड फैमिली, बूट स्ट्रैपिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या आएगा? एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, इनिशियल पब्लिक और ऑफरिंग्स। डेट फाइनेंसिंग में क्या आएगा? लाइन ऑफ क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, लीजिंग, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। क्रिएटिव सोर्स क्या होगा? बिजनेस इंक्यूबेटर्स, क्राउड फंडिंग, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, राइट। इसी के साथ अपना 9th चैप्टर होता है कंप्लीट, एक कंक्लूजन है, ये सब आप रीड कर सकते हैं। इसी के साथ अपना 9th चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम ब्लॉक 3 चैप्टर 10 पे, राइट। ब्लॉक 3 में अपना 3 चैप्टर इंक्लूड करता है। चैप्टर 10 स्टार्टअप इनिशिएटिव, चैप्टर 11 मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, चैप्टर 12 मोबिलाइजिंग नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सबसे पहले हमने 9 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं हम अपने 10th चैप्टर्स पे। चैप्टर 10 में है, शुरू करते हैं। चैप्टर 10 का नाम है स्टार्टअप इनिशिएटिव्स। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया, इन इंक्यूबेशन नेटवर्क इन इंडिया, ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है स्टार्टअप इनिशिएटिव्स, इसका मतलब क्या होता है?
जो स्टार्टअप इनिशिएटिव का मतलब है नए बिजनेस या किसी स्टार्टअप को शुरू करने या बढ़ावा देने के लिए जो भी आपने जो इनिशिएटिव लिया है, जो भी आपने पहल लिया है, वो क्या है? स्टार्टअप इनिशिएटिव। यह किसी पर्सन या कंपनी या गवर्नमेंट द्वारा किया जा सकता है, राइट? उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे भारत भारत सरकार की जो स्टार्टअप इंडिया है, एक स्टार्टअप इनिशिएटिव है, राइट? जिसका उद्देश्य नई बिजनेस को सहायता, फंडिंग, मेंटरशिप और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है, राइट? सो स्टार्टअप इनिशिएटिव जो बात हो रही है, इसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं? नए बिजनेस के आइडिया को बढ़ावा देना, फंडिंग की व्यवस्था करना, ट्रेनिंग और मेंटरशिप देना, कानून और कर जो भी टैक्स संबंधी सहायता देना, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना। सरल भाषा में बताऊँ तो स्टार्टअप इनिशिएटिव क्या है? नए बिजनेस को शुरू करने और सफल बनाने के लिए किए गए प्रयास। सो इंट्रोडक्शन तो हो गया। सो स्टार्टअप क्या है ये भी हमने समझ लिया। नाउ स्टार्टअप इंडिया के बारे में मैंने बता दिया, जो गवर्नमेंट ने इस चालू किया था, जिसमें नए बिजनेस का आइडिया को बढ़ावा देना, फंडिंग की व्यवस्था करना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इंक्यूबेशन ऑफ नेटवर्क्स इन इंडिया, ये क्या होता है? सो इंक्यूबेशन नेटवर्क इन इंडिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वैसे वैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, वैसा कोई संस्थान या कोई नेटवर्क जो नए स्टार्टअप को शुरू करने में बढ़ाने में सहायता करता है, यानी मदद करता है। इंक्यूबेटर्स स्टार्टअप को शुरुआती में जो है ना, क्या क्या मदद देते हैं? जैसे ऑफिस स्पेस दिया जाता है, मेंटरशिप दिया जाता है, बिजनेस गाइडेंस दिया जाता है उन्हें, इन्वेस्टर से जो कॉन्टैक्ट बनवाते हैं, और टेक्नोलॉजी में सहायता करते हैं, नेटवर्क के अवसर में जो भी नेटवर्किंग की जो भी चीज़ है उसमें मदद करते हैं। और जैसे भारत में जो है ना, कई तरीके के इंक्यूबेशन नेटवर्क है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप इंडिया, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, राइट? सो अगर इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो इंक्यूबेशन नेटवर्क इन इंडिया ऐसे इंक्यूबेटर्स और सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप जो नए स्टार्टअप को सफल बनने में मदद करते हैं, उन्हें कहते हैं इंक्यूबेशन नेटवर्क इन इंडिया। सो डेफिनेशन तो हमने समझ लिया, ये जो भी इम्पोर्टेंस की फीचर्स है ये आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको तुरंत थोड़ी देर पहले, अटल इनोवेशन मिशन, ये भी एक टाइप से इंक्यूबेटर्स में ही आता है। और चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी पैसों के अभाव रहता है, राइट? पुअर रेवेन्यू जनरेशन का कोई सोर्स नहीं होता उस टाइम पर। लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल, ज़्यादा स्किल्ड पर्सनल नहीं होते हैं। इनफेक्टिव मार्केटिंग प्लान जो है इनफेक्टिव होता है। मेंटरशिप लैक होता है, लैक ऑफ मेंटरशिप होता है। पुअर बिजनेस प्लान होता है। फियर्स कंपटीशन होता है। सो मेजर्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स होते हैं, वो क्या क्या है? प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, मेंटरिंग सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे R&D में, और प्रोवाइडिंग बिजनेस सपोर्ट सर्विस देंगे, रेगुलेटरी सपोर्ट देंगे, प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें प्रोटेक्शन देंगे, ग्लोबल टाइप्स देंगे, राइट? सो यस, इसी के साथ अपना 9th चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम 10th चैप्टर पे। सॉरी, 10th, जस्ट अ सेकंड गाइस। बेसिकली हमने अपना 10th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, अब हम शुरू कर रहे हैं 11th चैप्टर। 11th चैप्टर क्या है? मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब समझो। अगर किसी भी बिजनेस को जो है ना, किसी भी बिजनेस या किसी भी स्टार्टअप के लिए जो है ना, जो भी आवश्यक फंड्स रहता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी फंड्स की नीड होती है, राइट, दैट इज़ मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, राइट? यानी जो भी पैसे जो है जुटाने के जो है ना, डिफरेंट सोर्सेज का उपयोग करके जो भी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उसको उपलब्ध कराना, राइट? जैसे इसमें पर्सनल सेविंग आ सकता है, बैंक लोन आ सकता है, इन्वेस्टर से पैसा लिया हो सकता है, कैपिटल, वेंचर कैपिटल हो सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स सब्सिडीज़ हो सकता है, या फ्रेंड और फैमिली फंडिंग्स हो सकता है। अगर उदाहरण के तौर पे बताऊँ, यदि कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे 10 लाख की आवश्यकता है, राइट? तो वह बैंक लोन ले सकता है, अपनी बचत या निवेशकों से जुटा सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही तो कहते हैं। सो बिज़नेस के लिए ज़रूरी फंड्स की व्यवस्था करना मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं उसे, ठीक है? सो इंट्रोडक्शन तो हमने समझ लिया। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्यों ज़रूरी है, राइट?
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे है डिटेल्स ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ट्रेड क्रेडिट, यानी हम अलग अलग तरीके से जो है ना फाइनेंस का रिस्टोर कर सकते हैं, फैक्टरिंग कर सकते हैं। डिवेंचर्स, पर्सनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी पर्सनल सोर्स हम बना सकते हैं। देन प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब उसी में पार्ट्स हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से ले सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे चैप्टर होता है कंप्लीट, यानी बेसिकली जो है ना हम जो है मेन पॉइंट उठा रहे हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकता है, राइट। सो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, यानी क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन कर सकते हैं वाइल फाइंडिंग द सोर्स ऑफ फंड्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज द कॉस्ट फैक्टर। सबसे पहला आता है कॉस्ट फैक्टर, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी आता है, फिर टाइम पीरियड का फैक्टर आता है, फिर द फॉर्म्स एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिस्क फैक्टर और सिंप्लिसिटी एंड ईज का फैक्टर। सो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। सो देन मुद्रा योजना के बारे में आप बता सकते हो। सो कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न आप रीड कर सकते हो। इसी के साथ अपना 11 चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अपने 12th चैप्टर पे जो कि है ब्लॉक 3 का लास्ट चैप्टर। सो मोबिलाइजिंग नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो बेसिकली मोबिलाइजिंग नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है बिना पैसे वाले रिसोर्सेज का हमें अरेंजमेंट करना होता है, राइट, जो किसी बिजनेस या स्टार्टअप को सफल बनाने में हमारी मदद करता है। ये क्या क्या हो सकते हैं नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, जैसे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हो गया, टीम हो गया, नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गया, मेंटरशिप हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, राइट, नेटवर्किंग हो गया, इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। एग्जांपल के लिए मान लो अगर आप किसी स्टार्टअप को जो है ना किसी एक्सपीरियंस मेंटर मिल जाता है तो बिज़नेस को सही सलाह देता है। तो यह एक क्या है, ये एक नॉन फाइनेंस रिसोर्सेज है, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स है, क्योंकि इसमें सीधे पैसे नहीं मिल रहे लेकिन बिज़नेस का फ़ायदा हो रहा है। यानी सरल भाषा में बताऊँ तो बिज़नेस के लिए पैसे के अलावा ज़रूरी रिसोर्सेज लोग हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, स्किल्स हो गए, मेंटरशिप हो गया, इन सब की व्यवस्था करने को क्या कहते हैं, मोबिलाइजिंग नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहलाता है। सो इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा ही दिया। रिसोर्सेज फॉर सेटिंग अप एन एंटरप्राइज, क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज, मेंटरशिप, ये सब होना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूएबल एडवाइस ऑफ़र कर सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ़र कर सकते हैं, डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग स्किल्स में मदद कर सकते हैं, नेटवर्क को एक्सपेंड करने में मदद कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, हेल्प्स बडिंग एंटरप्रेन्योर्स इन इनोवेशन, राइट, ये सब आप रीड कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ओवर राइट, दैट मीन्स ऊपर ऊपर से डिस्कस हमने किया है। मेंटरिंग रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज है। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब मोबिलाइजिंग नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तरफ। क्या क्या हो सकते हैं, एडिक्वेट रिसोर्सेज हो सकते हैं, अप्रोप्रिएट टाइम हो सकता है और अफोर्डेबल कॉस्ट। इस तरीके से एस ऑफ रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन यूज़ होता है। सो इसी के साथ अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 13 में जो ब्लॉक 4 का है। सो बेसिकली ब्लॉक 4 में एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSMEs के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड MSMEs के बारे में हम पढ़ेंगे, फैमिली बिजनेस इन इंडिया और सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो 12 चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 13 पे। सो चैप्टर 13 में क्या है, सो चैप्टर 13 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड MSMEs। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड MSMEs का मतलब क्या होता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका मतलब ये है कोई भी एंटरप्रेन्योर उसके बनने की जो है ना कैपेसिटी, यानी एंटरप्रेन्योरशिप यानी
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है, उसकी कैपेसिटी, उसका नॉलेज, उसके जो भी स्किल्स है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसको और ज़्यादा डेवलप करना, राइट? उसको और ज़्यादा डेवलप करना बिज़नेस के थ्रू और सफलतापूर्वक उसे चलाना, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट? इसमें क्या-क्या शामिल हो सकते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, बिज़नेस गाइडेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस और मेंटरशिप। और एमएसएमईज़ का जो है ना, सबसे पहले फुल फॉर्म समझो। इसका पूरा नाम है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़, दैट मीन्स सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइज़, राइट? जो भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ है, ये उसका फुल फॉर्म है। ये जो है ना, ये छोटे और जो मीडियम लेवल के जो बिज़नेस रहते हैं, उसे उसको रोज़गार प्रदान करना और आर्थिक रूप से जो है ना, उसका विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट? इसका क्या-क्या उदाहरण हो सकते हैं? जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहती है, जो बुटीक रहता है, जो किराना स्टोर रहता है, जो फर्नीचर वर्कशॉप रहता है, जो आईटी सर्विस फर्म रहता है। भारत में जो है ना, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज़ को बढ़ावा देने के लिए जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहले ही काम करती है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का उद्देश्य नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना है, जबकि एमएसएमईज़ वे छोटे और मीडियम बिज़नेस हैं, जिन्हें ये जो है ना, एंटरप्रेन्योर स्थापित और संचालित करते हैं। सो ये है चैप्टर का मीनिंग। और इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा ही दिया, एमएसएमईज़ का भी मतलब मैंने बता ही दिया, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़। सो नेक्स्ट टॉपिक है, यस, एमएसएमईडी एक्ट 2006। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। सो एमएसएमई एक्ट 2006 का जो है ना, अगर मैं पूरा पूरा फॉर्म अगर बोलूँ, तो इसका मतलब है, इसका पूरा फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जो ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है। इसका मेन रोल क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमईज़ के जो है ना, डेवलपमेंट और उसको सिक्योर करने में जो है ना, ये बढ़ावा देता है। सो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के जो है ना, मेन चीज़ है कि इसका जो है ना, जो स्मॉल बिजनेसेस रहता है, उसको बढ़ावा देता है, और फाइनेंशियली हेल्प करता है, लोन उपलब्ध कराता है, राइट? सो इसके जो है ना, इसके बहुत सारे श्रेणियाँ हैं, राइट? जैसे माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, राइट? सो ये सब चीज़ है। सो ये सब आप रीड कर सकते हो इसके बारे में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज। गवर्नमेंट का क्या रोल है एमएसएमईज में, ये हम डिस्कस करते हैं। सो द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस फ्रेम एंड implement various policies and programs in order to provide following facility to these enterprise: access to adequate credit from banks and financial institutions, support for technology upgradation and modernization, well developed infrastructure facilities, state of the art testing and certification facilities, familiarity with modern managerial practices, training programs for entrepreneurship and skill development. ये सब हैं। So, statutory body and other attached offices under the ministry, micro, small and medium enterprise, ये सब जो है, के वी आई सी, टी सी है, सी बी है, एन सी आई सी है, एम जी आई आर आई है, ये सब आप रीड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइज, ये बेसिकली ओवरव्यू मैं करा रहा हूँ ऊपर ऊपर से। सो बेसिकली आप एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ टॉपिक रह गया, वो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट? रोल ऑफ एमएसएमईज इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्या क्या रोल है? प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है? एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को प्रमोट करता है। कमर्शियलाइज इन्वेंशंस होते हैं। एनकरेज एंड एक्सप्लॉइट इनोवेशन, फैसिलिटेट करता है कम्प्लीमेंट लार्ज इंडस्ट्री। बूस्ट इन सर्विस सेक्टर को बूस्ट करता है। सो इसी ये कंक्लूजन है, आप इसे रीड कर सकते हो। इसी के साथ अपना 13 चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अपने 14 चैप्टर पे। सो 14 चैप्टर है अपना फैमिली बिजनेस इन इंडिया, राइट? सो बेसिकली जो फैमिली बिजनेस जो फैमिली बिजनेस इन इंडिया है, इसका मतलब है कि ऐसे बिजनेस जो एक ही फैमिली के मेंबर्स के ओनरशिप और कंट्रोल में होता है, राइट? और जिसे फैमिली की अगली जनरेशन भी आगे चलाती है।
अगर मैं जैसे मान लो एक फैमिली की कपड़े की दुकान है, राइट? सो पहले पापा चलाते थे, फिर बेटा या बेटी संभाल लेते हैं, राइट? बिज़नेस फैमिली के अंदर ही रहता है, इसे क्या कहते हैं? इसे फैमिली बिज़नेस कहते हैं। इसके क्या-क्या फीचर्स हो सकते हैं? बिज़नेस का ओनर फैमिली होता है, फैमिली मेंबर से इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेते हैं। बिज़नेस जो है जनरेशन टू जनरेशन तक चलता है, यानी आपके दादा पहले चलाते थे, फिर आपके पापा चलाते हैं, फिर आप चलाओगे, फिर आपके पोते-पोती चलाएँगे, फिर उनके उनके बच्चे चलाएँगे, राइट? सो येस, प्रॉफ़िट और रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के पास ही रहता है। इसके एग्ज़ाम्पल क्या-क्या हो सकते हैं? जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी तो फैमिली बिज़नेस है। गोदरेज ग्रुप हो गया, डाबर हो गया। सो फैमिली बिज़नेस वो बिज़नेस होता है जो एक फैमिली के ओनरशिप और मैनेजमेंट में होता है और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, राइट? सो ये है। सो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया। कंसेप्ट ऑफ फैमिली बिज़नेस भी बता ही दिया। सो आगे बढ़ते हैं। सो थ्योरीज़ ऑफ फैमिली बिज़नेस, ये क्या होता है? सिस्टम्स थ्योरी डेवलप्ड बाय रेनाटो टैग्यूरी एंड जॉन डेविस। ये सब थ्योरी जो है आप रीड कर सकते हैं, राइट? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो मेन पॉइंट क्या हो सकता है इसमें? इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है? इसका रोल हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, रोल हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, रोल हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, सोशल डेवलपमेंट में रोल होता है, बिजनेस डेवलपमेंट में रोल होता है। चैलेंजेस ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया, फैमिली बिजनेस के पास चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं इंडिया में? इनोवेशन फॉर ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसमें इनोवेशन, लिमिटेड टैलेंट होता है, लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग होता है, टेक्नोलॉजी की नीड होती है, सिबलिंग राइवलरी होती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, बायस डिसीजन मेकिंग होता है, टू मच इमोशनल अटैचमेंट विद बिजनेस होता है, राइट? अनक्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म होता है, लिमिटेड फाइनेंस होता है, राइट? सो कंटेम्प्रेरी रोल मॉडल्स इन इंडियन फैमिली बिजनेस। सो टाटा ग्रुप, ये सब एग्जांपल है, ये आप रीड कर सकते हो। टीवीएस ग्रुप हो गया और आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, किर्लोस्कर ग्रुप हो गया, गोदरेज हो गया, रिलायंस हो गया। सो फैमिली बिजनेस कन्फ्लिक्ट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया कि इसमें कन्फ्लिक्ट झगड़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। टाइप्स ऑफ फैमिली बिजनेस कन्फ्लिक्ट, क्या क्या कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट, टास्क कन्फ्लिक्ट, प्रोसेस कन्फ्लिक्ट, इन सब चीज़ों में झगड़े हो सकते हैं। मैनेजिंग फैमिली बिजनेस कन्फ्लिक्ट, कैसे मैनेज कर सकते हैं? हायर वाइजली, डेवलपमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, फैमिली मीटिंग होना चाहिए, शेयर्ड, सारे विजन जो है शेयर्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीक टू हेल्प ऑफ मीडिएटर्स, डिसाइडिंग अपॉन प्रोबेबल डिस्प्यूटेबल इशूज़ इन एडवांस, ये सब होना चाहिए, राइट? सो इसी के साथ ये कंक्लूज़न है, ये आप रीड कर सकते हो और इसी के साथ अपना 14 चैप्टर होता है कंप्लीट। और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर जो कि है 15 चैप्टर, जिसका नाम है सक्सेस स्टोरीज़, राइट? सो सो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में जो है, ये चैप्टर में सक्सेस स्टोरी का क्या मतलब है? यही मतलब है कि किसी एंटरप्रेन्योर की सफलता की कहानी, राइट? जिसमें बताया जाता है कि उसने कैसे एक आइडिया से बिजनेस शुरू किया, किन मुश्किलों का सामना किया और फिर फिर जो है सफल बना, राइट? सो अगर मैं बताऊं कि जब कोई व्यक्ति छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करता है और मेहनत, इनोवेशन और सही डिसीजन से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है, तो उसकी कहानी सक्सेस स्टोरी कहलाती है, राइट? सो सक्सेस स्टोरी में क्या क्या हो सकता है? बिजनेस आइडिया कैसे आया, शुरुआत कैसे हुई, कौन सी प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, आखिर में क्या सक्सेस मिली। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे धीरू भाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी में बताया जाता है कि उन्होंने जो है ना छोटे स्टार से शुरुआत करके, जो है ना छोटे स्टार से शुरुआत करके एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। और राइट, सो ये सब आप लिख सकते हो। सो सक्सेस स्टोरी यही है। इसके इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है उनका क्या रोल था, जैसे धीरू भाई अंबानी जी का, राइट? सक्सेस स्टोरीज ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हु एस्टेब्लाइज लार्ज एंटरप्राइज, जैसे फर्स्ट जनरेशन कौन थे रिलायंस इंडस्ट्री में? धीरू भाई अंबानी। फिर उन्हीं के साथ जनरेशन जनरेशन चेंज होते रहा, जैसे धीरू भाई अंबानी वॉज बॉर्न इन गुजरात, हिज फादर वॉज हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी। हिज फादर वर्ड एज ए टीचर इन अ स्मॉल विलेज स्कूल। उसके पापा जो है, सॉरी, धीरू भाई अंबानी के जो पापा जो थे वो एक बहुत ही एक टीचर थे, वो स्कूल विलेज में पढ़ाया करते थे। इसमें उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में लिखा है, कैसे क्या क्या हुआ, राइट? नारायणा मूर्ति जी की स्टोरी के बारे में,
राइट, दिस इज सक्सेस स्टोरी। एंड विजय शेखर शर्मा। सो ये सब यहाँ पे पर्सन्स के नेम हैं जिनके सक्सेस स्टोरी के बारे में लिखा है, ये सब आप रीड कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर, जो स्मॉल बिजनेस ओनर है उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में, जैसे मिस्टर अंकित पांडे हो गया, राइट। और यहाँ पे पर्सन के नेम है, उनकी स्टोरी के बारे में बताया, जैसे मिस्टर संचित महाजन हो गया। इन इंडिया आर्ट इज़ अ हॉबी एंड नॉट अ करियर, माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज़ व्हेन आई एम सीइंग आर्ट ग्रोइंग, राइट। सो मिस प्रियंका रावत हो गई इनोवेशन डिज़ाइन में, राइट। राइट, सो इसी के साथ ये कंक्लूजन हो गया, दी एंटरप्रेन्योर्स हु आर फर्स्ट इन देयर फैमिली टू इनिशिएट, यानी जो है ना ऐसे एंटरप्रेन्योर जो अपने फैमिली में जो फर्स्ट है, जो बिजनेस शुरू करते हैं, फिर जनरेशन टू जनरेशन चलते रहता है। सो दैट इज सक्सेस स्टोरी, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जो फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम बात करते हैं, जिसने उस बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया, दैट्स इज सक्सेस स्टोरी। सो इसी के साथ अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आई थिंक इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे गाइज। सो यस, लेट्स एंड द वीडियो गाइज। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।